दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का महत्वपूर्ण भाग, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो केंद्रीय और विभिन्न राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे CTET, UP TET, उत्तराखंड TET, मध्य प्रदेश TET, राजस्थान TET, बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं विभिन्न परीक्षाओं के सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री का दूसरा भाग। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वन लाइनर प्रश्नों को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से प्राप्त पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो ये थे दोस्तों थॉमसन। इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अगला है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये दोस्तों आदमगढ़ से, और दोस्तों आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थान हमारा मेहरगढ़ है। यहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। अगला है दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये है अतरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। और अगला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाकर रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये जौ था। और खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी कब? तो नवपाषाण काल में दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले आरंभ हुई थी। अगला है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये नर्मदा घाटी से मिला है। और एक प्रश्न और है, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग को दोस्तों, या ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। आइए देखते हैं सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित था? ये धौलावीरा है। और हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? दैमाबाद से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा का बंदरगाह नगर या गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है कि किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये गाय का निरूपण नहीं हुआ था। और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन था? तो ये था दोस्तों बैक्ट्रिया, जो कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित एक इंडो यूनानी राज्य था। अगला है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। और स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन थी? तो ये था दोस्तों सिंधु, चेनाब और झेलम। स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे सिंधु, चेनाब और झेलम। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये लहुरा देव से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। और सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो है दोस्तों। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर है, ये पाकिस्तान में स्थित है। और ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना
किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये अरिकामेडू से प्राप्त होती है। और एक प्रश्न और है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा या पत्तन नगर या फिर बंदरगाह नगर कौन था? तो आप जानते हैं लोथल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है आपकी? तो ये है सिंधु नदी। और सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, ये गुजरात में है। अगला देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि थी। और सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार की खोज कहाँ की गई? मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार अलग थी? तो इसके पास लोहा और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था सिंधु घाटी संस्कृति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरास्थल है। जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? कालीबंगा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं? नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखाल दास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल और काले रंग का। और हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गए नगरों के अवशेष हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो उत्तर है दोस्तों सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे। रंगपुर, जहां हड़प्पा की जो है समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। और अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो है। तो दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न थे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, वैदिक कर्मकांड में होता या होर्त्र का संबंध किससे है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। और एक प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला है कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला है कि 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो दोस्तों, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। और कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ये थी लोपामुद्रा। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो वेदोत्तर काल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम यानी 4 आश्रमों की व्यवस्था वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा और कुर्मु हैं। और वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? गाय को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। और ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी।
अगला है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? याद रखिए कठोपनिषद में। और उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस प्रदेश के शासक थे? तो कैकेय प्रदेश के शासक थे अश्वपति। और किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, जिसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सबसे पुराना वेद आप जानते हैं ऋग्वेद है। और देखिए आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी ऋग्वेद काल में जनता। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो हैं किसको समर्पित हैं? इंद्र को। और किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो दोस्तों उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। गोत्र शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। और उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन और रहस्य है। क्लास की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। और पुनर्विवाह कहाँ पर वर्जित किया गया है? तो मनुस्मृति ग्रंथ में पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? ऋषि विश्वामित्र, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। और दोस्तों एक प्रश्न और देखिए, भारत के राज चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो दोस्तों सोम और इस पेय के नामांकित देवता सोमदेव को समर्पित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये है परुशड़ी, और वर्तमान में जिसको रावी कहा जाता है। प्रसिद्ध 10 राज्ञन युद्ध जो है परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र था जो कि वैदिक युग में प्रचलित था। और किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल की आकृति मिलती है। अगला है वैदिक युगीन सभा राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैदिक युगीन जो सभा होती थी वो राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा होती थी। यज्ञ संबंधी विधि विधान और अनुष्ठानों का पता किसमें चलता है, किस वेद में? तो यजुर्वेद में दिया गया है। और किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये है दोस्तों, याद रखिए, छांदोग्य उपनिषद। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सार संक्षेप। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों? तो इसलिए कि उन्हें यहाँ बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। दूसरा ये है कि घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ था? तो 12,000 साल पहले घास वाले मैदानों का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करते थे, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले जो मानव रहते थे उनको हम शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कि लगभग 12,000 साल पहले जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और घास के मैदान बने वो कौन सा समय था? तो वो था दोस्तों मध्य पाषाण युग। अगला है कि वह युग जिसमें आरंभिक मानव ने खेती की शुरुआत पर भोजन उत्पादक बना, तो ये नवपाषाण युग था। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। और उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आया? तो कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी पालतू जानवर में आए थे। अगला प्रश्न है कोल्डिहवा पुरास्थलों से चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कोल्डिहवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि वह पुरास्थल जिसमें राख के अवशेष मिले हैं, तो ये कुरनूल गुफा है। और जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थलों को क्या कहते थे? उनको उद्योग स्थल कहा जाता था।
अगला है कि वह सभ्यता जिसमें बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थीं, वो सैंधव सभ्यता की मुख्य विशेषता है। और वह सभ्यता जिसमें संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था, वो सैंधव सभ्यता कही जाती है। अगला है कि नगर में नागरिकों के आवासीय गृह के सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। और देखिए, अनार के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ नहीं मिले हैं? सैंधव सभ्यता में दोस्तों अनार फल के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला है कि वह हड़प्पाकालीन पुरास्थल जो हरियाणा में स्थित है, ये राखीगढ़ी है और राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरास्थल है। दोस्तों, हड़प्पाकालीन पुरास्थल लोथल से कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबंद मिले हैं, जिनको संभवतः कैसे बनाया गया था? तो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप द्वारा बनाया गया था। अगला है कि वह सभ्यता जिसके भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, ये सैंधव सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? तो ये मातृ प्रधान समाज था। दोस्तों, सैंधव सभ्यता में भिन्न भिन्न वर्गों का भी अवशेष था। मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, मेहरगढ़ में लगभग 8000 साल पहले कपास की खेती की शुरुआत हुई थी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से। और सिंधु घाटी लिपि की सूचना किससे मिलती है? मोहरों से मिलती है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। दोस्तों, सुरकोटदा से हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों के अवशेष मिले हैं। देखिए, हड़प्पाकालीन पुरास्थल धौलावीरा, देशलपुर और सुरकोटदा कहाँ पर स्थित हैं? तो ये गुजरात में है। और अगला है कि वह सभ्यता जिसमें कृषक, शिल्पकार, मजदूर, सामान्य लोग थे और चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी, शिक्षित वर्ग थे, ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का। और हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ किसके संकेत देते हैं? दास प्रथा के संकेत देते हैं हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष। अगला देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि हड़प्पा कालीन या हड़प्पा निवासी पशुपति की पूजा करते थे। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो है। घग्घर नदी के तट पर स्थित जो है हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा है। और हिंडन नदी के तट पर यूपी का आलमगीरपुर मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों के अंत की वजह क्या थी? तो काफ़ी हद तक इसकी वजह प्राकृतिक आपदा माना जाता है। और अगला है कि वह संस्कृति या सभ्यता जिसके लोग मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे, तो ये हड़प्पा संस्कृति थी दोस्तों। अगला है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। वे कौन से क्षेत्र थे? तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र थे। अगला है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण क्या था? तो जब एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, तो आखेटक और खाद्य संग्राहक मनुष्य जो था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अगला देखते हैं, मानव इतिहास में सबसे लंबा काल कौन सा है? ये पूरा पाषाण काल था। और दोस्तों, शैल चित्रकला कहाँ से मिली है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। चिरांद के बारे में पूछा जाता है, तो चिरांद दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। अगला है कि चिरांद जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं, वर्तमान में कहाँ है? तो चिरांद बिहार राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों कुलडीहवा, जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण के साक्ष्य पाए गए हैं, वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है कुलडीहवा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र क्या था? ये था लोथल। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका किस प्रकार का स्थल है? तो एक पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। अगला है कि वह स्थान जहां मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, वो स्थान इनाम गांव है। पूरा स्थल, पूरा पाषाणकालीन स्थल तो भीमबेटका दोस्तों
पुरापाषाणकालीन स्थल है। अगला है इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम देखिए। पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक, ये जो है इतिहास के संदर्भ में सही कालानुक्रम है। तो याद रखिए, पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक ये इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। चावल का कृषिगत उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों दक्षिण एशिया में हुआ था चावल का सबसे पहले कृषिगत उत्पादन। अगला है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं शती ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन पहला नगरीकरण कब हुआ था? तो ये 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो ये चित्रात्मक और अवाचनीय है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं जानते थे? तो लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। और हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? बेबीलोनिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का संबंध था, ऐसा व्यापार और प्रमाणों से मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जिसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई थी वो हड़प्पा है, और इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे थे। उनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण ये नगर नष्ट हो गए थे। अगला प्रश्न है कि वह हड़प्पा कालीन इमारत जिसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा था, ये बृहद स्नानागार था। और वह सैंधव स्थल जहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोस्तों कालीबंगा था। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च कुल में जन्म लेने वाला आर्य कहलाता था, उत्तम व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का नाम किस लिए पड़ा था? तो वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना कब हुई थी? तो 3500 साल पहले हुई थी। और दुनिया का या विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ये है ऋग्वेद। आपको बताना है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। और एक सूक्त वाक्य है अस्तो मा सद्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अस्तो मा सद्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला है कि वह ग्रंथ जिसकी भाषा गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, ये है यजुर्वेद। और जंगलों में ऋषियों के द्वारा की गई थी, तो ये आरण्यक जो है, आरण्यक की रचना जंगलों में ऋषियों के द्वारा की गई थी। अगला है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। और ऋग्वैदिक काल में जो है दोस्तों, वैदिक काल में श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की सभा जो है संस्था सभा थी, और सामान्य लोगों की सभा को, जो सामान्य लोगों की संस्था थी, उसको समिति कहा जाता था। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में राजा की राजकाज में सहायता कौन करता था? तो ये पुरोहित होते थे। और महिलाओं को वैदिक काल में उचित स्थान दिया गया था। तो ऋग्वैदिक समाज में दोस्तों महिलाओं को उचित स्थान दिया गया था। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? दोस्तों ये कृषि और पशुपालन पर आधारित थी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में व्यापार होता था किस प्रणाली के द्वारा? तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ऋग्वैदिक काल में व्यापार होता था। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? लोहे का प्रयोग और चित्रित धूसर मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का स्थान किसे मिला था? तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का स्थान मिला था। अगला है कि वह महापाषाणिक स्थल जहाँ से व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, तो ये ब्रह्मगिरी है। इनाम गांव महापाषाणिक पुरास्थल में मृतक किस दिशा में दफनाए जाते थे कि उनका सिर किधर होता था? तो दोस्तों इनाम गांव में जो मृतक दफनाए जाते थे उनका सिर उत्तर की ओर होता था। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में समाज जो है वो किस पर आधारित था? धर्मकांड और कर्मकांडों पर उत्तर वैदिक काल में समाज आधारित था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद किस प्रकार का था? तो ये वंशानुगत हो गया था। और एक प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी।
अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में लिया जाने वाला कर उपज का कितना भाग होता था? तो 1/6वां भाग। और उत्तर वैदिक काल में वह नई फसल जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ वो था ब्रीह या चावल। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का वर्णन मिलता है। श्रेष्ठी जो कि श्रेणी का होता था, वो प्रधान व्यापारी जो श्रेणी का होता था उसको श्रेष्ठ कहा जाता था, जिसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। अगला प्रश्न है कि महापाषाण कब्रों में गोलाकार लगाए जाने वाले पत्थर क्या होते थे? तो ये चिन्हों का काम करते थे। संगीतमय वेद या भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में गंगा का नाम 1 बार और यमुना का 3 बार नाम आया है। सत्यमेव जयते सूक्ति वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और 3 देवता जो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख थे वो अग्नि, इंद्र और सोम देवता थे। अगला प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसको भारत यूरोपीय परिवार या शार्ट में भारोपीय भाषा परिवार का भाग माना जाता है। अगला है कि भारतीय आर्य समूह की भाषा को सबसे अधिक लोग कहाँ बोलते हैं? भारत में। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास। और वह वेद जो आंशिक रूप से गद्य में है वो यजुर्वेद है। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों, उसको पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहा जाता है। महाभारत एक भाग है किसका? तो दोस्तों, महाभारत का एक भाग गीता है। अब आइए वेदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को शार्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला और प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होता या होर्ति कहा जाता है, यानी ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होर्ति कहा जाता है दोस्तों। अगला है यजुर्वेद, दूसरा हमारा वेद है। यजुर्वेद जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद कर्मकांड के प्रधान ग्रंथ हैं और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहा जाता है। तीसरा हमारा सामवेद है। सामवेद संगीत शास्त्र या भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है। इसमें 1824 मंत्र और सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद, दोस्तों अथर्ववेद आयुर्वेद के मंत्र, जादू टोना इत्यादि से संबंधित इसमें 20 अध्याय और 5687 मंत्र हैं। इन वेदों के अलावा वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग 6 हैं दोस्तों, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है संख्यात्मक मान कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो कुल 6 वेदांग हैं। वेदों की संख्या आप जानते हैं 4 है। वेदों को किसने लिखा है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों की रचना की है। पुराणों की संख्या 18 यानी अष्टादश पुराण है और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, आर्यों की भाषा आपकी संस्कृत थी। अब आइए देखते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान, उनका उत्खनन वर्ष, इसके अलावा वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ है, इन सब के बारे में विशेष जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान। देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान के बारे में जब हम जानेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए हड़प्पा का उत्खनन वर्ष 1921 है। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। और दोस्तों, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। सुतकांगेडोर 1929 में इसका खनन आर एल स्टाइन के द्वारा करवाया गया। ये दास्क नदी के तट पर वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर, इसकी खोज या उत्खनन 1953 से 55 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था।
भादर नदी के तट पर स्थित है और रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। दोस्तों देखिए चन्हूदड़ो 1931 में गोपाल मजूमदार, देखिए गोपाल मजूमदार, तो अगर जो उत्खननकर्ता की बात होती है तो गोपाल मजूमदार हैं, नहीं तो इसकी खोज मैके ने की थी। चन्हूदड़ो सिंधु सभ्यता के स्थल की खोज मैके ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन एनजी मजूमदार द्वारा करवाया गया था। ये सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रोपण, इसकी जो है उत्खनन 1953 से 71 के बीच यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाया गया। ये सतलज नदी के तट पर स्थित है और पंजाब के रोपड़ जिले में रोपड़ है, भारत में स्थित है। कोटदीजी फजल अहमद खां के नेतृत्व में 1953 से 57 में इसका खनन करवाया गया। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत के खैरपुर नगर में है। आलमगीरपुर दोस्तों, इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था, जो कि हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार लोथल जो हड़प्पाई स्थल है, ये SR राव और भार्गव ने इसकी खुदाई करवाई थी। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1955 से 63 में, और ये दोस्तों भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल को गोदीवाड़ा नगर या बंदरगाह नगर या पत्तन नगर भी कहा जाता है। कालीबंगा, इसका 1953 से 60 में उत्खनन करवाया गया BB लाल और BK थापर द्वारा, जो कि घग्घर नदी के तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान जिले में। कालवड़ 1967 में इसका खुदाई उत्खनन करवाया गया आल्विन के नेतृत्व में, ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। और सुरकोटदा 1970-72 में इसकी खुदाई या उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में करवाया गया, कच्छ गुजरात में स्थित है। बनावली दोस्तों 1973-74 में बनावली हड़प्पाई स्थल की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई थी, और ये जो है हिसार हरियाणा में स्थित है। अब आइए देखते हैं सिंधु काल में विदेश व्यापार जो था हमारा, उससे संबंधित तथ्यों को। देखिए सिंधु काल में दोस्तों आयातित वस्तुएं, तांबा जो कहाँ से आयात किया जाता था, खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से आता था, टिन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से होता था, गोमेद सौराष्ट्र से, इसी प्रकार लाजवर्द मेसोपोटामिया से, सीसा जो था हमारा ईरान से, सेल खड़ी का आयात राजस्थान गुजरात और बलूचिस्तान से, हरित मणि दक्षिणी भारत से, फिरोज ईरान से, स्लेट कांगड़ा से, और शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की निर्यातित वस्तुओं में सोना, कपास, तांबा, मोर, सूती कपड़ा, अनाज, मसाले, मिट्टी के बर्तन, इमारती लकड़ी, माणिक्य के मनके, टेराकोटी मूर्तियाँ, सीप की वस्तुएं, आबनूस, कार्नेलियन के मनके इत्यादि थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख हमारे जो महत्वपूर्ण दोस्तों नदियां हैं और उनके वर्तमान नाम। देखिए सिंधु नदी का वर्तमान नाम जो है वो सिंधु नदी है। सदा नीरा गंडक को कहा जाता है। गोमल जो है ये गोमती का प्राचीन नाम था। कुभा काबुल का नाम है। सुवास्तु स्वात नदी का। और परुशड़ी दोस्तों सिंधु का घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता काल में परुशड़ी को जो है रावी को परुशड़ी कहा जाता था। वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। अस्किनी जो है ये चिनाब का प्राचीन नाम है। सतलज को शत्रुदि कहा जाता था। और दोस्तों मरुवर्धमान को मरुद्रवर्धा के नाम से जाना जाता था। विपासा ब्यास नदी का प्राचीन नाम था। और सुषमा जो है सोहान का प्राचीन नाम था। इसके अलावा सरस्वती या दृश्यद्वती को घाघरा या घग्घर के नाम से जाना जाता था। अब आइए देखते हैं प्रमुख विवाह, उनके प्रकार और उनकी विशेषताएं। ब्रह्म विवाह दोस्तों, ब्रह्म विवाह इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कर उसे वर को सौंपते हैं और विवाह के सब प्रकारों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। अगला है दैव विवाह। तो इस प्रकार के विवाह में यज्ञ करने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। आर्ष विवाह, इस प्रकार के विवाह में वर को 2 गायें दान में देते हैं।
प्रजापत्य विवाह तो इस प्रकार के विवाह में माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करता है। और राक्षस विवाह जो था, इसमें वर जो है सोती हुई कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करता है। गंधर्व विवाह में वर वधू में आपस में प्रेम हो जाने से विवाह होता है, वे सहमति से विवाह कर लेते हैं। आसुर विवाह में वर या वधू शुल्क दिया जाता है, क्रय विवाह होता है इसमें। इसके अलावा पैशाच विवाह, इस प्रकार के विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है, फिर उसे विवाह करता है। तो ये विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता। देखिए, इंद्र जो हैं ये युद्ध के नेता और वर्षा के देवता हैं। अग्नि जो ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं, ये देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा के देवता हैं। अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। वरुण दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के निर्माता हैं। समुद्र के देवता भी वरुण हैं और विश्व के नियामक और शासक हैं। सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता वरुण देव हैं। इसके अलावा देव तो दोस्तों देव जो हैं आकाश के देवता हैं, जो कि सबसे प्राचीन देवता हैं। सोम वनस्पति देवता हैं और उषा प्रगति और उत्थान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले। पूषण पशुओं के देवता हैं और विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता हैं। अब आइए देखते हैं इंद्र के विभिन्न नाम। देखिए, रथेष्ठ, रथेष्ठ जो है इंद्र के नाम में, इसका अर्थ होता है कुशल रथ योद्धा। विजयेंद्र का अर्थ होता है महान विजेता। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है, पुरंदर इंद्र के नाम है, जो कि शत्रु के पुरों या किलों को नष्ट करने वाले के कारण पुरंदर कहा जाता था। सोमपाल, सोम का पालन करने वाला। सतक्रतु, ये जो है ऐसो जो है शक्ति धारण करने वाले को जो है सतक्रतु कहा जाता था। वृतहन, वृतहन यानी वृत राक्षस का संहार करने वाले को वृतहन। और मधवा, दानशील होने के कारण इंद्र का एक नाम मधवा भी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित होनी है, उसके लिए सामाजिक जो अध्ययन है, सोशल स्टडीज, उसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये वीडियो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामाजिक अध्ययन खंड के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के टीईटी और सीटीईटी के लिए, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी तथा जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसका प्रयोग अपने अध्ययन में कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।